जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्व का विषय है और हाल फिलहाल देखेंगे जो आजकल प्रत्यक्ष युद्ध हमेशा टाला जा रहा है, बहुत ही कम होते हैं प्रत्यक्ष युद्ध। जैसे कि दो तो अभी आपके सामने हैं, एक रूस यूक्रेन वाला मुद्दा और एक इजराइल और फिलिस्तीन वाला मुद्दा। बाकी जगहों पर सीधी टकराहट हमेशा रोकी जा रही है। तो इसी प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में एक नया सेक्टर उभर कर आ रहा है और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पोर्ट्स, बंदरगाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंदरगाहों का भू राजनीतिक महत्व, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईआर से रिलेटेड ये टॉपिक है, बंदरगाहों का भू राजनीतिक महत्व। जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स। एग्जाम्पल से बात समझेंगे। ये हाल फिलहाल न्यूज में इस वजह से है क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि भारत ने जो ईरान में बंदरगाह डेवलप किया था चाबहार, तो उसका जो पोर्ट था, चाबहार बंदरगाह का एक पोर्ट है। चाबहार बंदरगाह अपने आप में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। उसी का एक टर्मिनल है, शाहिद बाहिस्ती टर्मिनल, जिसको कि भारत ने डेवलप किया। तो ईरान के साथ 10 वर्ष का समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ उस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए और उसका इस्तेमाल करने के। अब ऐसा नहीं कि भारत इकलौती कंट्री है जो ऐसा काम कर रही है। विश्व के और देशों द्वारा भी अलग अलग क्षेत्रों में बंदरगाहों को लीज पर लिया जाता है। कुछ सैन्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ व्यापारिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका महत्व बढ़ गया है। तो ईरान के साथ 10 वर्ष का समझौता हुआ, इसी परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ न्यूज में आई। और जब न्यूज में आई तो उसी के बाद ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा युद्ध प्रत्यक्ष न होकर के प्रतिद्वंदिता कई क्षेत्रों में देखने को मिलती, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में स्पेस एजेंसी के द्वारा हो, रॉकेट छोड़े जाने हो, उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाने हो, डिफेंस के क्षेत्र में रॉकेट मिसाइल का डेवलपमेंट हो, ट्रेड के क्षेत्र में एक दूसरे के ट्रेड को काउंटर करने की बात की जा रही हो, और साथ में साथ मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता का अवसर बढ़ रहा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में ईरान का चाबहार बंदरगाह, और इस बंदरगाह का कौन सा टर्मिनल, शाहिद बाहिस्ती टर्मिनल। अगर इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन देखें तो स्ट्रेटजिक लोकेशन कुछ इस तरीके से है। ये है पाकिस्तान, ये है ईरान और ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान का यह समुद्री क्षेत्र, यहाँ पर है बंदरगाह ग्वादर, जो कि कौन डेवलप कर रहा है, चाइना। और यहीं पर इसके पास में है ईरान के क्षेत्र में चाबहार बंदरगाह। पर्पज क्या है, यह है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ओमान की खाड़ी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चाबहार बंदरगाह है
यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है। एक शहर है जिसका नाम है जाहेदां। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी ईरान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक शहर है जाहेदा। फिर उसके बाद यहाँ से गया रोड, ये है जरांग। और अफगानिस्तान में ये जरांग यहाँ पर है, अफगानिस्तान में अंदर एक जगह है, हाँ, का नाम क्या है, चलिए अभी नाम आएगा तो बता देंगे। कहने का ये मतलब है कि जो रूट इसके आगे ये पड़ जाता है क्या, सेंट्रल एशिया, और इधर की तरफ पड़ जाता है, इधर से आगे आप जा सकते हैं यूरोप, और ये है अपना इंडिया, प्यारा भारत। तो हमने क्या किया, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सही नहीं हैं, इस वजह से हमने पाकिस्तान को बाईपास करके इधर से वेस्टर्न घाट से इसको कनेक्ट कर दिया, वेस्टर्न कोस्ट से, जो हमारा पश्चिमी तट है उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया चाबहार को, और यहाँ से ये चला गया। पश्चिमी तट में गुजरात भी आ जाता है, महाराष्ट्र भी आ जाता है, केरल भी आ जाता है, कर्नाटक भी आ जाता है। ठीक है, तो उनके बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ से शिपिंग के लिए। ये रोड के बात है, कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी। ठीक है, हमने क्या किया, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। दूसरी बात देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे जो सर्वोपरि है वो एक ही चीज़ है, वो है इंटरेस्ट, अपना हित। ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट शत्रु। आज हो सकता है पाकिस्तान का हमारा रिलेशन खराब है, भारत पाकिस्तान का, हो सकता है कभी वो मित्र बन जाए, इतने अच्छे मित्र बन जाएं कि दुनिया दोस्ती की बेमिसाल दे। ठीक है, तो जो परमानेंट रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनका भी है, इनका भी है। ईरान को आपने सुना होगा, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम के चक्कर में वो वर्ल्ड से अलग थलग है, खास करके जो पश्चिमी देश हैं उनसे वो अलग थलग है, कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। तो उसको भी ज़रूरत है एक ऐसे मित्र की जो मौके पर साथ दे। और भारत को भी ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि इनको अपना ट्रेड बढ़ाना है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो वो क्या करें, सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया का वो जो यूरोप का रीजन है वो यहाँ से कवर हो सकता है, एक अल्टरनेट रूट मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ये केवल पहली बार ये काम कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने क्या काम किया, म्यांमार, आप नाम सुने हैं, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये है बांग्लादेश। ये जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इकलौता स्थल मार्ग है जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य भूमि से कनेक्ट करता है। और इसको बोलते हैं क्या, चिकन नेक भी बोलते हैं, गर्दन मुर्गी की। ठीक है, जो शत्रु देश हैं, चाइना वो चाहता है कि अगर हम कभी युद्ध हुआ तो हम इसी पर वार करेंगे और इस पार्ट को पूरा अलग कर देंगे। तो भारत को क्या चाहिए, एक रूट पर डिपेंडेंसी सही नहीं है, चाहे वो पर्सनल उसमें हो, आप भी दोस्त बनाते होंगे तो अलग अलग मौके पर उनका इस्तेमाल करते होंगे, या वो लोग आपका अलग अलग मौके पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी दोस्त से सभी चीज़ें शेयर की जाती हैं, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ घर तक के दोस्त होते हैं, कुछ बाहर के, ठीक है, कुछ खाली चाय पीने तक के। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब एक चीज़ पर कनेक्टिविटी आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई तो इसका मतलब कि ये सबसे बड़ा फेल्योर है आपका, स्ट्रेटेजिक रूप से, कूटनीतिक रूप से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है बगल में, म्यांमार। म्यांमार में एक जगह है, यहाँ पर पोर्ट है इसका सितवे, सितवे पोर्ट। उससे क्या कनेक्ट कर रहे हैं, किसको, कोलकाता को।
कोलकाता, उसी से कनेक्ट कर रहे हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न को इससे कनेक्ट किए, वेस्टर्न कोस्ट को, ईस्टर्न कोस्ट को इधर से कनेक्ट करेंगे। इसमें हमने किसको बाईपास किया? बांग्लादेश को। वहाँ पर किसको बाईपास किया था? पाकिस्तान। यहाँ पर किसको बाईपास किया? बांग्लादेश, बाईपास कर दिए। अब यहाँ से कोलकाता और विशाखापट्टनम और ये सब बंदरगाह इससे जुड़ जाएंगे। ये जो बंदरगाह है, ये जो कनेक्टिविटी है कोलकाता से सितवे और ये सब, ये किसका हिस्सा है? आपने एक नाम सुना होगा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट या ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान नदी है म्यांमार की, ठीक है, तो उसके क्षेत्र के साथ ये जो है कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। किसी एक देश पर हमारी डिपेंडेंसी वो क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है? अगर मैं इंटरनल बात करूं, आंतरिक तौर पर, तो आंतरिक तौर पर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको बोलते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। ये क्या है? बंदरगाहों का विकास के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया, सागरमाला परियोजना, ठीक है। सागरमाला एक कंपनी का नाम भी है जो कि जल मंत्रालय, पोत और परिवहन मंत्रालय के अंडर में काम करती है। तो सागरमाला की 100% हिस्सेदारी एक कंपनी में है जिसको बोलते हैं IPGL, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इसी ने क्या किया है? इस चाबहार डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको देखना था, जानना था। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ ये याद आ गया, ये जो अफगानिस्तान का शहर है इसको बोलते हैं डेलाराम, DELARAM, ठीक है। तो यहाँ तक ये रोड कनेक्टिविटी है। अब जरा देख लेते हैं कि बंदरगाहों का ये जो भू राजनीतिक महत्व है, ये और क्या क्या महत्व इनका हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि बंदरगाहों का सामरिक महत्व। स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। तो पहला, भू राजनीतिक परिस्थितियों, सॉरी परिसंपत्तियों के रूप में। जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम इसका इस्तेमाल किस किस रूप में कर सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में सैन्य इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और नॉर्मल टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करेंगे, शांति के लिए बात करेंगे, समुद्री डकैती से रक्षा की बात करेंगे। समुद्री डकैती से रक्षा केवल न केवल अपने विमानों की या अपने मालवाहक जहाज़ों की, बल्कि अपने मित्र देशों के साथ जिनसे हमारा अच्छे संबंध हैं, वो भी कह लेते हैं कि भाई वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, आपका अगर जहाज़ हो या आपकी नेवी हो तो आप ज़रा देख लीजिएगा, हमारा जहाज़ पास हो रहा है, उसको अच्छा जो है रूट मिल जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के। और ये चीज़ें हाल फिलहाल में और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि इजराइल के मुद्दे पर जो चरमपंथी समूह है इस्लामिक, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती विद्रोही हो, यमन के उसमें जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अब डायरेक्ट रूप से इजराइल से नहीं लड़ सकते, वो दूर हैं इजराइल से, तो वो क्या करेंगे? इजराइल और अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। कहाँ पर? लाल सागर में, रेड सी में।
आपने सुना होगा। तो ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर अमेरिका की नेवी या अमेरिका के दोस्त वहाँ पर होते तो उसको निशाना नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए लड़ते। ठीक है। तो ये चीज़ें हाल फिलहाल के उसमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भू राजनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एक तो है राजनीतिक पहुंच, पॉलिटिकल रीच, एक्सेस, और दूसरा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की रक्षा। और इसको क्यों किया जाता है? एक तो है ट्रेड एंड कॉमर्स, एक रीजन तो ये है ट्रेड एंड कॉमर्स का, और दूसरा रीजन क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। तेल लेकर के जहाज आ रहा है, पानी का जहाज, और उसी को डुबो दिए, तेल भी गया और वो जहाज भी गया। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है। पर्सियन गल्फ ये बहुत फेमस है समुद्री डाकुओं के लिए। सोमालिया का रीजन, रेड सी वाला रीजन, ये सब काफ़ी जो है फेमस हैं। ठीक है। तो अगर वहाँ पर क्या रहेगा, लोगों के अच्छे रिलेशन रहेंगे, या आपके वहाँ पर पोर्ट्स में आपका एग्रीमेंट है, आपकी सेनाएं वहाँ पर हैं, नौसेना वहाँ पर है, ऐसा नहीं किसी दूसरे पर आक्रमण करने के लिए, किसी दूसरे देश पर, या कब्जा करने के लिए, वहाँ पर किस लिए हैं? ताकि जो वहाँ के मालवाहक जो जहाज गुजरे पानी के, उससे क्या किया जा सके? समुद्री डकैतों से रक्षा की जा सके, समुद्री डाकुओं से रक्षा की जा सके। ठीक है। जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसलिए। दूसरा, समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है। और इसके लिए हाल फिलहाल का एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा पश्चिमी देशों के जहाज़ों को निशाना बनाया जाना। ब्रिटेन को एक पूरा, यूरोप को एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा इसके लिए। अमेरिका को पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। और तो और इजराइल को भी एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, निशाना बनाना है। ये इसका हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है। ठीक। दूसरा सामरिक महत्व क्या हो सकता है? अगला सामरिक महत्व ये हो सकता है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। मजबूत करना। इसका एग्जाम्पल, ये है, आपने सुना होगा, अ, कहाँ, हाँ, ओमान का एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं दकुम। यहाँ पर इंडिया ने अपना, इस यहाँ पर भी ये जो दकुम पोर्ट है ओमान का, यहाँ पर भी इंडिया ने क्या किया है? एग्रीमेंट किया ओमान के साथ। और जब एग्रीमेंट किया है तो वो यहाँ पर अगर इंडिया की पहुँच है, तो इससे क्या हो रहा है? पहाड़ी देशों के साथ रिश्ते जो है मजबूत हुए हैं। पहाड़ी देशों के साथ व्यापार, व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते क्या हुए हैं? मजबूत हुए हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक। इसके बाद और क्या हो सकता है? और सामरिक महत्व क्या हो सकता है? नेक्स्ट है बंदरगाह कूटनीति। पोर्ट्स डिप्लोमेसी आपने एक वर्ड सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अगर नहीं सुना है तो इसका ये मतलब है कि बंदरगाह को कूटनीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना। उससे अपना क्या है? अपना हित साधना, अपने राष्ट्र के हित साधना। और इसमें आप दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहला, व्यापार और कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर की जाती है। और दूसरा, समुद्री शक्ति प्रदर्शन का भी एक माध्यम बन गया है ये, कि हम
समुद्र में भी क्या कर रहे हैं, एक सुपर पावर के रूप में उभर रहे हैं। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन में, कि विकसित देश खास करके यूरोप और अमेरिका ने क्या बनाया, एशिया से तेल और गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालने के लिए दो खिड़की बनाई, एक पाकिस्तान की स्थापना और दूसरा इजराइल। और पाकिस्तान के पास ये आप देखेंगे हिंद महासागर में अमेरिका का एक बेस है, डियागो गार्सिया। वो सुपर पावर क्यों है, क्योंकि वो दिखाएगा भी कि हम सुपर पावर हैं नहीं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। हर एक जगह पर उसके नेवल बेस हैं। डियागो गार्सिया आपने मैप में देखा होगा, ये पड़ता है कहाँ पर, मालदीव के जस्ट नीचे, सेशेल्स वगैरह के नीचे डियागो गार्सिया एक अड्डा है, द्वीप है हिंद महासागर में, वहाँ पर भी उसका क्या है, नेवल बेस है अमेरिका का। तो ये क्या है, ये समुद्री शक्ति का प्रदर्शन ही तो है, कि वहाँ से जो भी, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में है वो द्वीप, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो कानून वहाँ पर लागू होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी में नहीं आता वो। जो आपने सुना होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं 200 किलो नॉटिकल मील तक कंट्री की सीमा से, तो वो उस क्षेत्र में से दूर है, तो वहाँ पर कोई भी जाकर के अपना बेस बना सकता है। तो अमेरिका ने बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है, इतना वो उस चीज़ को वहन कर सकते हैं, उस खर्च को वहन कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर बेस बना दिया। जबकि अमेरिका है कहाँ और हिंद महासागर कहाँ है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर भी बेस है उनका। ठीक है, तो ये समुद्री शक्ति के प्रदर्शन का भी एक माध्यम बन गया। दूसरा एक सामरिक महत्व क्या बताएंगे, बंदरगाहों का महत्व किन कारणों से है वो देख लेते हैं। ये तो सामरिक महत्व ही है। इसके बाद व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए, दूसरा अगर व्यापार होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जिस भी कंट्री का दबदबा रहेगा, जिस भी कंट्री का माल आसानी से उपलब्ध होगा, तो वो अपनी स्थानीय मुद्रा में हमेशा व्यापार करना चाहेगी। आपने सुना होगा ब्रिक्स, रसिया डोमिनेटेड है, चाइना डोमिनेटेड है, और ये और भारत, ये सब क्या हैं, किससे पीड़ित हैं, अपनी अपनी मुद्रा के अवमूल्यन से। रसिया पर तो कई सारे प्रतिबंध लगे हैं यूक्रेन युद्ध के कारण। तो वो क्या कर रहा है, ये कंट्री क्या कर रही हैं, ब्रिक्स कंट्रीज, ये कह रही हैं कि हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भारत का, चाहे वो रूस का, चाहे वो चीन का, चाहे वो ईरान का, अ, चाहे साउथ अफ्रीका का, वो सब क्या हैं, उनकी मुद्राओं की जो वैल्यू है, उनकी मुद्राओं की जो एक तरीके से मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या हो रहेगी, बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, स्थानीय मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता। ठीक, और क्या है, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए। आपने ये गुजरात का जो दाहेज बंदरगाह है, ये क्या है, एलएनजी टर्मिनल है। यहाँ पर क्या होता है, कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस आती है, वो पर्टिकुलर उसी के लिए बना है। ठीक है, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ये सब एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, दाहेज बंदरगाह गुजरात का। और इसका क्या महत्व हो सकता है, और ये महत्व हो सकता है कि आपने एक नाम सुना होगा, पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर, जैसे मुंबई है, उसके डेवलपमेंट होने के पीछे एक कारण ये भी है कि वो समुद्र तट के किनारे है, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बंदरगाह शहर जब डेवलप होते हैं तो ये व्यापार और वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरते हैं, केंद्र के रूप में भरना, ये भी इसका क्या है, बंदरगाह का महत्व है।
ठीक है। कहानी समझ में आ गई। यह है बंदरगाहों का सामरिक महत्व। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें मैप के द्वारा समझेंगे। आप एक रफ मैप बना लीजिएगा। ये है इंडिया, यहाँ पर है पाकिस्तान और यहाँ पर है ईरान। पाकिस्तान पर है ग्वादर और यहाँ पर है चाबहार। कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें लिखने के लिए आसान हो जाए। म्यांमार में चितवे और एक और है आ, क्या फाऊ करके है कुछ। ठीक है, इसका नाम एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पर है ओमान, और ओमान में है दुकम या दुकुम बंदरगाह। इधर अफ्रीका की तरफ एक कंट्री है जिसका नाम है जिबूती। जिबूती जो है हार्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, जिबूती में एक बंदरगाह है जिसका नाम है दराले। ठीक है, और यहाँ पर एक आइलैंड है, यह है आगालेगा आइलैंड। मैं आपको क्यों कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो छूट गया, ये है श्रीलंका, और श्रीलंका में यहाँ पर है एक बंदरगाह जिसको नाम देते हैं हम्बनटोटा। मैं आपको क्यों ये नाम बता रहा हूँ। नाम मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम चुनौतियाँ पढ़ेंगे कि सामरिक महत्व तो है इनका बंदरगाहों का, लेकिन भारत को और विश्व स्तर पर अन्य देशों को क्या क्या चुनौतियाँ जो है वो फेस करनी पड़ रही। अब किसी की चीज़ के लिए अवसर है तो वो सभी देश उस अवसर को भुनाने की कोशिश करेंगे, केवल भारत ही नहीं। और समय के साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कीजिए। जब ऐसा होता है कि अपनी प्रेफरेंस चेंज करने की बात आती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा, अगर विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है तो विश्व स्तर से अलग थलग नहीं पड़ना है, कदम ताल मिला करके चलना है। और ग्लोबलाइजेशन के समय में तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि एक घटना वो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगी। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह सकते कि ये उनकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी को प्रभावित करेगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं अगर खाड़ी युद्ध होगा, खाड़ी में वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस होगा, तो कहीं ना कहीं भारत के रेमिटेंस पर भी, विदेशी जो रेमिटेंस आता है वो उस पर भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। बेरोजगारी की दर भी बढ़ जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बनेगा। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर ऊर्जा सुरक्षा के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ पर क्या कर रहे हैं, निर्भर हैं। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें केवल लोकलाइज्ड प्रॉब्लम आजकल ग्लोबलाइज्ड प्रॉब्लम बन रही। ठीक है, मैं इसको बताने का पर्पज ये है कि देखिए, ग्वादर चीन, ये काइफाऊ वाला जो है ये भी चीन, इसको भी चीन, इसको भी चीन। मिनिकॉय आइलैंड तो लक्षद्वीप के पास है। बाकी जहाँ जहाँ भी भारत की उपस्थिति है, हमें हर जगह वहाँ पर चीन है। तो चीन भी जो है पीछे नहीं है, ये ध्यान रखिए। और ना ही कोई भी अन्य देश पीछे है। रसिया है, वो भी कई सारे उसमें रखा है। जो जो भी अपने को सुपर पावर या अपने को राइजिंग पावर बता रहे हैं, उन वो सब जो है इस दौड़ में आगे हैं। अमेरिका है ही है। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में आपने सुना ही होगा कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में इतना ज़्यादा था कि उसका सूर्य अस्त नहीं होता था। उस औपनिवेशिक शासन का सूर्यास्त ही नहीं होता था। मतलब उनके इतने जगह उपनिवेश थे कि एक जगह अगर सूर्यास्त होता था दूसरी जगह सूर्योदय हो जाता था। तो सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था उस साम्राज्य। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब ये जो स्क्वायर में बंद हैं ये चीन के द्वारा है। आगालेगा आइलैंड
ये जो है ये इंडिया यहाँ पर जो है वो कर रहा है। अब इससे क्या है कि जो अफ्रीकन रूट पर ट्रेड हो रहे हैं, मोजाम्बिक चैनल के पास समुद्री डकैतों पर वो नज़र रख सकते हैं। अफ्रीका के साथ जो ट्रेड हो रहा है वहाँ पर, अगालेगा आइलैंड के पास ही है डियोगा गार्सिया, आप मैप में देखिएगा डियोगा गार्सिया, वो वहाँ पर है डियोगा गार्सिया, यहाँ पर है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा। ठीक है, नौसैनिक अड्डा है। ये सब क्या है, व्यापारिक और सैनिक, इमरजेंसी में उनको सैनिक के रूप में भी इस्तेमाल, सैनिक अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। हम्बन टोटा, भारत ने बहुत ज़्यादा आपत्ति की, लेकिन ये हम्बन टोटा क्यों हाईलाइटेड रखिएगा, क्योंकि ये चीन की ऋण जाल कूटनीति जो है, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, उसका ये उदाहरण है। पहले इनको इतना हाई रेट पर कर्ज दे दिए कि ये चुकाने लायक बचे ही नहीं, तो कहे कि अब नहीं चुका पाओगे तो अपने देश का कुछ पोर्ट या कुछ भूभाग हमें दे दो लीज पर। तो 10 साल 20 साल 30 साल के लिए इनको ले लिए हम्बन टोटा को, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही चीज़ हर एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है, छोटी कंट्रीज हैं, उनके सब के साथ उन्होंने यही किया। चाइना ने म्यांमार के साथ भी यही किया, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत क्या है, हमेशा आपको बताए भी हैं कि पड़ोसियों के लिए हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में है। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन फॉलो किया जाता है, गुजराल का सिद्धांत। ठीक है, ये सब आपको बताए हैं आईआर में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बंदरगाहों के रणनीतिक उपयोग में चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं। पहली चुनौती तो यही है कि राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत और चीन है। दूसरे एग्जाम्पल अमेरिका और रसिया हैं। भारत और चीन का विशेष रूप से इस्तेमाल उल्लेख कीजिएगा, क्योंकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देख करके लिखेंगे। तो इसमें एक चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। और दूसरा उसके जवाब में भारत का है नेकलेस ऑफ डायमंड, ये उसके जवाब में है पॉलिसी। अब इससे क्या है, दो बिग ब्रदर अगर आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो उसका मोहरा कौन बनेगा, राजपाल यादव जैसे लोग, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जिबूती जैसा, जिबूती को आप मैप में देखिए कितना छोटा सा है, ओमान को देखिए, लेकिन वो उस प्रतिस्पर्धा में क्या कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, वो मोहरा एक बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, उनका भी डेवलपमेंट होता रहेगा, दोनों का हित पूरा हो रहा है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। और इसमें दो चीज़ों का जरूर याद रखिए कि उल्लेख की कर दीजिए, एक हूती विद्रोही वाला मामला, और दूसरा समुद्री डकैती। सोमालिया देखिए, वहाँ पर खाना से ज़्यादा हथियार है। पहली बार जब वो जहाज़ को लूटे तो रियल जहाज़ को लूटे, मतलब नाव से गए और उसके बाद जहाज़ पर कब्जा कर लिए। अब जब उसी जहाज़ का इस्तेमाल करके बाकी जो रियल जहाज़ हैं उनका उनको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डकैती डाल रहे हैं, माल लूटे ले रहे हैं, लोगों को, नागरिकों को बंधक बनाए दे रहे हैं। भारत सरकार या किसी अन्य देश की सरकार से कह रहे हैं कि आपका नागरिक हमारे अंडर में है, हमें इतना पैसा दो, तब जा करके हम छोड़ेंगे। तो ये सब क्या है, उसके लिए चिंताएं ही तो हैं, चुनौतियां ही तो हैं। ठीक है, तीसरी बात, राष्ट्रीय हितों को नुकसान। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
हम्बनटोटा। राष्ट्रीय हित किसके इससे प्रभावित हुए? दो लोगों के राष्ट्रीय हित प्रभावित हुए। एक तो श्रीलंका, जिसके पोर्ट पर चाइना ने कब्जा किया, मतलब लीज पर लिया, और दूसरा भारत। एक सुपर पावर अपने आप को लगा रहा है, सुपर पावर की बनने की उस समय जो है प्रोसेस में है, और उसके जस्ट बगल में एक दूसरा सुपर पावर आकर के, जो कि उससे एक बार युद्ध भी लड़ चुका है, वो आकर के बैठ जाए, ये अपने आप में क्या है? रणनीतिक फेल्योर है, स्ट्रेटजिक फेल्योर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुधारने की जरूरत। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कि छोटे छोटे देश, छोटे छोटे देश ये प्रतिद्वंदिता का शिकार हो रहे हैं। किसके चक्कर में? भारत और चीन के चक्कर में। जिबूती हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, ये सब। और दूसरा, भारत के संदर्भ में इस वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वित्तीय ज़रूरतें वो भारत के द्वारा समय पर पूरी नहीं की जाती, क्योंकि उनके पास वित्तीय संसाधन उतने हैं नहीं। ठीक है, तो वित्तीय संसाधनों की कमी। आपको बता दें कि जो चाबहार बंदरगाह जो अभी मिला है 2024 में, और उसी के महीने भर के अंदर ही ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में। ठीक है, तो चाबहार बंदरगाह 3 लोग मिलकर के बनाए थे, या वो एग्रीमेंट किए थे। एक ईरान, एक अफगानिस्तान, और दूसरा भारत। कब किए थे? 2016 में। और मिला क्या? 8 साल बाद 2024 में जाकर के ये फंक्शनल हुआ। तो ये इतना डिले क्यों है? इतना डिले सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण से है। एक तो पॉलिसी क्लियर ना होना, ईरान में भी जो है, ईरान भी अपने उसमें अलग थलग है, विश्व से पड़ा है, उसकी भी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, उनके अपने लोकल इशूज़ हैं, और भारत के अपने इशूज़ हैं। और दूसरा, वित्तीय संसाधन। अगर फंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोजेक्ट डिले ना हो। ठीक, आगे हम क्या कर सकते हैं? ये तो चुनौतियां हो गई। अगर चुनौतियां पता चल गई तो आगे आप क्या कर सकते हैं? आगे आप दो संदर्भ में जरूर देखिए, एक तो वैश्विक स्तर पर, और दूसरा भारत के संदर्भ। वैश्विक स्तर पर क्या हो सकता है? वैश्विक स्तर पर यह हो सकता है कि छोटे छोटे देशों का ऐसा ना हो कि उनको मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, राजपाल यादव की तरह, और खली जो है लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर क्या है कि अगर कोई बंदरगाह व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए है तो वो उसके शोषण का शिकार ना हो पाए। मतलब ऐसा ना हो कि डेप्ट ट्रैप पॉलिसी के तहत उसको अपना बंदरगाह ही किसी सुपर पावर को लीज पर देना पड़े, और उसमें उसकी भी ना चले, उसके भी आर्थिक हित नुकसान हो। क्योंकि आप याद रखिए, गुलाम डायरेक्ट रूप से आज के उसमें ज़माने में बनाना जरूरी नहीं है, वहाँ पर आप अपने सरकार बनाइए। मालदीव में ही तो हो रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट वो चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? के पास चीन से समर्थित सरकार आ गई, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया वालों को यहाँ से भगाओ। तो जरूरी नहीं कि आपका प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। आपको याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, बाद में पूरे पूरे भारत पर कब्जा कर दिया। तो पूरा भारत, भारत केवल एक देश नहीं था, पूरा उपमहाद्वीप था, पूरे महाद्वीप पर कब्जा। सोचकर मतलब एक लगता है कि उस समय और लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर क्या है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत। उसमें अपारदर्शिता ना हो, दिखाएं कुछ और, हो कुछ और। जोखिम का जो रिस्क है उसकी निगरानी अच्छे से हो वैश्विक स्तर पर। ठीक है, एक गठबंधन भी बन सकता है, जैसे WTO के नेतृत्व में, जहाँ जहाँ समुद्री डकैती से चीज़ें जो है वैश्विक व्यापार बाधित हो रहा है, वहाँ पर एक गठबंधन का वो हो, लेकिन वो गठबंधन सैन्य ना हो,
व्यापारिक हो। ठीक है, सैन्य मतलब नाटो को वहाँ पर नहीं लगा देंगे। ठीक है, भारत के संदर्भ में क्या करेंगे? भारत के संदर्भ में दो चीज़ें, एक तो हिंद महासागर, खास करके पश्चिमी, यहाँ पर इनका क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं, हिंद महासागर में, पश्चिमी हिंद महासागर में अपना रोल वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगर चीन से प्रतिद्वंदा कर रहे हैं तो चीन पश्चिमी हिंद महासागर से दूर है। दूसरा, और संस्थाओं का और संगठनों का फायदा लिया जा सकता है, जैसे क्वाड, एक आपने और सुना होगा जिसको वेस्टर्न क्वाड बोलते हैं। क्या है वो? I2U2। इसका भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, क्षेत्रीय संगठनों का इस्तेमाल भरपूर किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य किसी पर कब्जा करना नहीं है, किसी को ऋण दे करके उसके भूमि पर कब्जा कर लेना या जबरदस्ती कब्जा कर लेना, ये नहीं है। इनका क्या सिद्धांत है? जियो और जीनो दो, और इनका इतिहास बताता है ये। ठीक है, कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन ये रहेगा कि बंदरगाह न तो केवल दो क्षेत्रों को, दो भौगोलिक क्षेत्र समुद्र और स्थल को जोड़ रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं, उससे आगे की भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो सैन्य क्षेत्र के रूप में हो, चाहे रणनीतिक भू राजनीतिक महत्व के क्षेत्र में हो, मतलब इनकी भूमिका न केवल व्यापार और कनेक्टिविटी तक सीमित है, बल्कि सैन्य उपस्थिति तक भी। एक दूसरे को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को सैन्य प्रतिस्पर्धा में भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा में भी इनका एक क्या है, रोल है। केवल व्यापार और कनेक्टिविटी तक ही इनका रोल सीमित नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। धन्यवाद।